वो एक एक आंसू का हिसाब लेंगे। गरीब को तरपाना उनको बहुत बुरा होगा। चलिए, अब खाना खा लीजिए। आप जब लकड़ी लाने गए थे, उसी बीच मैं जानकी चाची के यहाँ से 2 दिन पहले का बासी रोटी लाई हूँ। चलिए, उसे खाकर पानी पी लेते हैं। मध्य प्रदेश में बसा एक छोटा सा गांव जिसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। बरसात की मौसम आ चुकी थी। सभी गांव के लोग इस बारिश भरे मौसम में खूब मजे लेते थे। लेकिन इसी के गांव के निचले छोर पर एक टूटी झोपड़ी, जहां मगरू और उसकी पत्नी बिंदिया 2 बच्चों के साथ रहती थी। सारे गांव वाले बारिश में खूब मजे लेते, वहीं मंगरू मजबूर और लाचार अपने पत्नी और बच्चों के साथ बारिश में भीगते और भगवान से कहते, अरे वाह भगवान, क्या हम गरीबों का नसीब है। कभी हम लोग ठंड से परेशान होते हैं, तो कभी इस बारिश भरी मौसम से न जाने कब हमारी तकदीर पलटेगी और हम भी इस बारिश में मजे करेंगे। कभी हम पर तो दया करो भगवान। हमें पता है कि कष्ट करना जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन इसमें हमारे बच्चों का क्या दोष। देखो तो सही, झोपड़ी से कैसे पानी टपक रहे हैं। हमारे साथ बच्चे भी पानी में भीग रहे हैं। अरे बिंदिया, अब हमें इस बारिश में कुछ करना होगा, ऐसे तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। झोपड़ी से पानी टपक रही थी। मंगरू अपने बच्चों को पानी की बूंदे से बचा रहा था। बादल गरज रहे थे, मानो कि इन पर आज दुख का पहाड़ ढह गया हो। इधर गांव वाले खूब इस मौसम का आनंद ले रहे थे, तो वहीं मंगरू अपने परिवार के साथ पानी में बैठकर भगवान से रहम की आस गोहरा रहा था। बारिश भी खूब मंगरू का मजाक उड़ा रही थी। कभी तेज होने लग रही तो कभी आंधी बहने लग रही थी। मंगरू एक आस लेकर बैठा था कि कब बारिश छूटेगी और वो राहत का सांस लेगा। आप चिंता मत कीजिए जी। अगर आज भगवान हमें दुख दे रहे हैं, तो एक ना एक दिन जरूर सुख देंगे। बस भगवान पर भरोसा रखिए जी। वो हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। बारिश अभी भी तेज हो रही थी। मंगरू एक कोने में पानी की बूंदे से बचने की कोशिश कर रहा था। घर में खाने की सामान थी, मगर बनाने की जुगाड़ नहीं थी। चूल्हा भी बारिश की बूंदे से फूल कर फव्वारे हो चुकी थी। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। भूख के मारे उनकी आवाज अच्छे से नहीं निकल रही थी। पापा, पापा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। आज सुबह से खाना नहीं बना है। पेट में चूहे कूद रहे हैं। माँ, क्या आज खाना नहीं बनेगा? क्या हम लोग भूखे रहेंगे? बारिश भी रुकने की नाम नहीं ले रही है। जैसे जैसे बारिश तेज हो रही है, वैसे वैसे भूख भी तेज हो रही है। माँ, खाना बनाओ ना, अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। बच्चे भूख के मारे कुहुक रहे थे। अब मंगरू भी बेचारा अपने बच्चों के मुंह देखकर उदास हो जाता है। अब उसे समझ नहीं आता है कि खाना बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से लाए। बारिश में जंगल जाना खतरों से खाली नहीं था। मंगरू एक तरफ अपने बच्चों से फंसा था, तो एक तरफ इसकी हालातों से जकड़े हुई थी। मंगरू अपने बच्चे की ओर देखता है और ये फैसला करता है कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन बच्चों को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। अरे बिंदिया, अब मैं और नहीं रुक सकता। बारिश रुकने की नाम नहीं ले रही है और इधर बच्चे भी भूख के मारे कुहूक रहे हैं। तुम बच्चों का ध्यान रखना। मैं जरा जंगल से कुछ लकड़ियां लाता हूं, तब तुम खाना बना देना। अजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है, ये तो बच्चे हैं, इनको अभी अच्छा बुरा समझ नहीं। आप तो बड़े हैं, आपको तो समझना चाहिए। अगर आप इस मूसलाधार बारिश में बाहर जाएंगे तो खतरों से खाली नहीं है। देख रहे हैं कैसे बिजली चमक गरज रही है, और आपको तो पता है कि बिजली सबसे ज्यादा पैरों पर गिरती है। अगर आप जंगल में रहेंगे तो कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। नहीं नहीं, अभी कहीं मत जाइए। जब बारिश छूट जाएगी तब जाइएगा। लेकिन बिंदिया, तुम बच्चों का मुंह तो देखो। बिना खाना खाए इनकी उदासी बढ़ती जा रही है। मुझे ये देखा नहीं जा रहा। तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। तुम बस बच्चों का ध्यान रखना। मैं यूं गया और यूं आया,
लेकिन जी सुनिए, तो आप मत जाइए, मेरा दिल नहीं मान रहा। बिंदिया कितनी भी मना की, लेकिन मंगरू रुका नहीं और बारिश में जंगल लकड़ी लाने चला जाता है। बिजली गरज रही थी, चारों तरफ पानी भर चुका था। मंगरू का पैर कीचड़ में धंसते जा रहा था, लेकिन वो इन पर ध्यान नहीं देता है और आगे बढ़ता चला जाता है। मंगरू जंगल पहुंच जाता है, लेकिन सूखी लकड़ी मिलना नामुमकिन था। बारिश की वजह से सभी लकड़ी भीग चुका था। वह इधर उधर घूम घूम कर लकड़ी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे निराशा ही मिलता है। हे भगवान, पूरी जंगल छान मारी, लेकिन कहीं पर भी कोई सूखी लकड़ी नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? बारिश भी नहीं रुक रही। अगर मैं घर बिना लकड़ी के गया तो बच्चे खाना कैसे खाएंगे? और वो एक उम्मीद में बैठे होंगे कि मैं जंगल से लकड़ी जरूर लाऊंगा। नहीं नहीं, मैं कैसे भी करके सूखी लकड़ी ढूंढता हूं, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। मंगरू अभी भी हार नहीं मानता है और लकड़ी फिर से ढूंढने की कोशिश करता है। बारिश की बूंदें उसके पीठ पर ठप ठप गिर रही थी, लेकिन मंगरू कोई ध्यान नहीं देता। वो अपने बच्चों के प्यार में खोए रहता है। मंगरू लकड़ी ढूंढते ढूंढते गांव के पहले छोर पर आ जाता है, जहां एक सेठ की लकड़ी का गोदाम होता है। मंगरू गोदाम को देखकर उसका पैर वहीं थम जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये तो सेठ जी का गोदाम है। वो लकड़ी का बिजनेस करते हैं। उनके गोदाम में तो ढेर सारी सूखी लकड़ी होगी। अगर मुझे कुछ मिल जाता तो शायद मेरे बच्चों का पेट भर जाता, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। सुनो मंगरू बेटा, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं, और चोरी तो चोरी होती है। नहीं नहीं, मैं कोई लकड़ी नहीं लूंगा। सबसे पहले जाता हूँ सेठ जी को बुलाकर लाता हूँ। मुझे यकीन है वो हमारी मदद जरूर करेंगे। मंगरू गरीब जरूर था, लेकिन ईमानदार और नेक दिल का था। वो सेठ जी को बुलाने जाने लगता है। वैसे ही उधर से सेठ आने लगते हैं और मंगरू को अपने गोदाम के सामने देखकर कहते हैं, अरे मंगरू, तुम इस बारिश भरी मौसम में मेरे गोदाम के सामने क्या कर रहे हो? कहीं तुम लकड़ी चुराने तो नहीं आए हो? मुझे खूब पता है कि बारिश में तुम्हें कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिली, तो तुम मेरे गोदाम से चुराने चले आए हो। चलो पंचायत के सामने आज तुम्हारा फैसला करता हूँ, तभी तो मैं कहूँ कि रोज मेरा लकड़ी कम कैसे हो रहा है। अरे नहीं नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे लकड़ी की जरूरत जरूर थी, लेकिन मैं चुराने के मकसद से नहीं आया, बल्कि मैं तो आपको बुलाने जा ही रहा था। लेकिन इतने में आप आ गए और मुझे भला बुरा कहने लगे। सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए, मैं चोर नहीं हूं। अरे मुझे पता है मंगरू, तुम कभी चोरी नहीं कर सकते। पूरे गांव में एक तुम ही हो जो ईमानदार हो, वरना कौन है जो घूसखोरी नहीं करता। लेकिन मेरा नाम भी अजित सिंह है। मौका का फायदा उठाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। मेरे धंधे में ऐसे ही कुछ दिनों से घाटा चल रहा है। अगर मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगा दूं, तो मेरा नुकसान का भरपाई हो जाएगा। और ऐसे भी तुम जैसे गरीब पर कौन विश्वास करेगा? अब तुम इस जाल में फंस चुके हो। चलो सेठ, अब तो हमारा काम बन गया। एक बकरा मिल गया। अब इसे ऐसा फंसाऊंगा कि इसका घर जमीन सब हथिया लूंगा। अरे चलो चलो, सब ऐसे ही चोरी करता है और जब पकड़े जाता है तो बहाने बनाने लगता है। तुम बहुत दिन से लकड़ी चोरी कर रहे थे, आज पकड़ाए हो। सब दिन का हिसाब एक ही दिन में असूल करूंगा। चलो पंचायत के सामने तुम्हारा हिसाब होगा। सेठ अजित सिंह मंगरू पर जानबूझकर चोरी का इल्जाम लगा देता है, क्योंकि उसके धंधों कुछ दिनों से नुकसान हो रहा था और गरीब मंगरू पर चोरी का इल्जाम लगा देता है ताकि उससे पैसे ऐंठ सके। सारे पंचायत के लोग सेठ की बात सुनकर उसकी तरफ से बोलने लगते हैं। सेठ की बात सुनकर हम पंचायत यह फैसला किए है कि तुम सेठ की गोदाम से लकड़ी चोरी करने गए थे और पकड़े जाने पर बहाने बनाने लगे। इसलिए तुम्हारी यह सजा है कि तुम्हें सेठ को 8,000 रुपए का हर्जाना और जितने दिन लकड़ी चुराए हो उसका हिसाब करके देना होगा। यह पंचायत का फैसला है
और पंचायत के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अरे नहीं नहीं सरपंच साहब, आप मुझ जैसे गरीब को ऐसी सजा मत दीजिए। मैं कितनी बार कहूं कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो सेठ जी को बुलाने जा ही रहा था। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उनके खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ी तलाश कर रहा था। तभी मैंने सेठ जी के गोदाम के पास पहुंच गया और इनको बुलाने जा रहा था। तभी ये वहां पहुंच गए और हमें चोर कहने लगे। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच साहब, मैं चोरी नहीं किया। मेरे पास 8,000 रुपए तो क्या 800 रुपए भी नहीं है। मंगरू के इतना कहने के बाद भी सरपंच के लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और जुर्माना भरने के लिए दावा करके चले जाते हैं। बेचारा मंगरू को उस चीज का सजा मिल रहा था जो उसने किया ही नहीं था। एक तो बारिश ने ऐसे ही उस पर कहर ढाए हुए था और एक सेठ ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर और उसे तोड़ दिया। मंगरू बेचारा निराश खाली हाथ घर वापस आ जाता है। अजी आप तो लकड़ी लाने गए थे ना, फिर आप इतनी देर कैसे कर दिए? और लकड़ी कहाँ है? क्या हुआ? जी आप इतना उदास क्यों है? बताइए ना। मंगरू टूटा हुआ था, उसके जुबान से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को बताता है। क्या बताऊं, बिंदिया सेठ ने लकड़ी चोरी का इल्जाम लगा दिया जो मैंने कभी किया ही नहीं, और सारे सरपंच के लोग 8,000 रुपए हर्जाना भरने का हुक्म कर दिए। कभी कभी ऐसा लगता है बिंदिया की हमारी गरीबी ही सबसे बड़ी श्राप है। इस जालिम भरी दुनिया में गरीब का कोई नहीं सुनता है बिंदिया। एक तो हमारे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं और एक चोरी का इल्जाम लग गया। अब तुम ही बताओ बिंदिया की अब हम 8,000 रुपए कहां से भरेंगे? अगर आज खाना खाते हैं तो कल का इंतजाम करना पड़ता है, और अब हमारी किस्मत भी धोखा दे रही है। क्या भगवान अगर गरीब होना पाप है तो हमें उठा लीजिए, लेकिन इतनी परीक्षा मत लीजिए, हम गरीब टूट जाते हैं। आप चिंता मत कीजिए जी, भगवान पर भरोसा रखिए, वो एक एक आंसू का हिसाब लेंगे। गरीब को तड़पाना उनको बहुत बुरा होगा। जब तक सांस है तब तक आस है। चलिए अब खाना खा लीजिए। आप जब लकड़ी लाने गए थे उसी बीच मैं जानकी चाची के यहाँ से 2 दिन पहले का बासी रोटी लाई हूँ। चलिए उसे खाकर पानी पी लेते हैं। मंगरू और उसके बच्चे और बिंदिया सभी लोग 2 दिन पहले का बासी रोटी खाने को बैठ जाते हैं। एक तरफ उनके छत से पानी टपक रही थी तो एक तरफ वो बैठकर खाना खा रहे थे। ये लोग जैसे ही एक रोटी खाते ही हैं, वैसे ही बादल जैसी गरगराहट वाली आवाज लेकर सेठ अजित सिंह आ जाते हैं। अरे ओ मंगरू के बच्चे, बाहर आओ, घर में बैठकर आराम कर रहे हो। मंगरू सेठ की बात सुनकर बाहर आता है और उनके साथ 2 आदमी देखकर डर जाता है। सुनो मंगरू, अब मैं और ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकता। मुझे मेरे लकड़ी का भरपाई चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम जैसे गरीब की बात हवा होती है। कहते कुछ हो और करते कुछ हो। मुझे जल्दी से मेरे पैसे 8,000 रुपए दे दो, नहीं तो अभी सरपंच को बुला कर लाऊंगा और तुम्हारा घर भी जब्त कर लूंगा। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। मंगरू कांप रहा था और कांपते हुए सेठ से कहता है, मेरे माए बाप दया कीजिए गरीब पर इतना अत्याचार मत कीजिए। कुछ तो रहम कीजिए, मुझे कुछ दिनों का मोहलत दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करके खून पसीने बहाकर आपका पैसा लौटा दूंगा। देखिए ना कितनी जोर की बारिश हो रही है। एक गरीब का उसका घर ही आखिरी छत होता है। अगर वो भी आप मुझसे छीन लेंगे तो हम बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? बच्चे तो बारिश में भीग कर मर जाएंगे। आप इतना जुल्म मत ढाइए सेठ जी, कुछ तो रहम कीजिए। नहीं नहीं, तुम पर कोई दया नहीं करूंगा। तुम जैसे गरीब इस समाज के लिए हानिकारक हो। चोरी करते हो और सिनाजोरी भी। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मैं इस घर पर कब्जा कर लेता हूँ। ऐसे भी इस घर को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। गरीब हमेशा सड़क पे रहते हैं। सुनो चेले, इस घर का सारा सामान बाहर फेंक दो और साथ ही इनके बीवी बच्चों को भी। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए। हमारे पास रहने का और कोई साधन नहीं है। मंगरू कितना भी गिड़गिड़ाता रहा, कितना भी रहम की भीख मांगा, लेकिन सेठ अजित सिंह बहुत जालिम था। उसके मन में यह बैठ गया था
कि कैसे भी करके मंगरू का घर हथियाना है। दोनों सेठ की चेले छपाटे घर का सारा सामान बाहर फेंक देते हैं। बिंदिया दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है। बारिश लगातार बरस रही थी। मंगरू और उसके बच्चे कांप रहे थे। पिताजी, ये लोग कौन हैं और हमको घर से बाहर क्यों निकाल रहे हैं? क्या हम लोग दूसरे घर में रहने वाले हैं या हम लोग इस बारिश भरी बगीचे में रहने वाले हैं? पिताजी, ठंड बहुत लग रही है, चलिए ना घर के अंदर। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग कितना मासूम हो। अब ये घर हमारा नहीं रहा। हम लोग आज इस बारिश में ही अपना आसियाना बसाएंगे। तुम चिंता मत करो। जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। आओ मेरे बच्चे, मेरी बाहों में समा जाओ। मंगरू भरी बारिश में बच्चों को लेकर गांव से बाहर एक जंगल में परे पैर के नीचे ले जाता है, जहां बारिश की बूंदें बच्चों पर ना पड़े। लेकिन किस्मत भी उससे रूठी हुई थी। पानी पैर से भी टपक रहा था। मंगरू और बिंदिया बारिश में बैठी रही और दोनों बच्चों को पैर के नीचे रखा, जहां थोड़ी सी टप टप पानी टपक रही थी। पापा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो पर्च लिखकर एक बड़ा इंसान बनूंगा और आपके लिए एक ऐसा घर बनाऊंगा जिसमें कितनी भी बारिश या आंधी तूफान आए, लेकिन उसमें बारिश की एक भी बूंदे नहीं आएगी। पापा, क्या भगवान हमसे रूठे हैं? अगर नहीं तो वो हम पर दया क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हम गरीब का कोई नहीं होता है? मंगरू अपने बच्चे की ये बात सुनकर रोने लगता है, लेकिन उसके आंसू भी पानी में बह जा रही थी और वो अपने मन में कहता, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगली बार से कोई मेरा हक नहीं छीन सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। सरपंच साहब, मैंने सुना है कि मंगरू को सेठ ने घर से बेदखल कर दिया है। मुझे लगता है सरपंच साहब की हम लोगों ने कहीं कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया, क्योंकि मंगरू पूरे गांव में चर्चे में चलता है। उसकी ईमानदारी पूरे गांव में फैली हुई है। मुझे लगता है सेठ ने उस पर चोरी का इल्जाम जो लगाया है वो गलत है। मंगरू ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो 2 रुपए कमाना जानता है, लेकिन अपनी बनी बनाई इज्जत गंवाना नहीं। मुझे लगता है लखन, तुम ठीक बोल रहे हो। मंगरू बहुत ईमानदार है। मैंने उसका नाम गांव के बाजार में सुना था कि गलती से एक दुकानदार ने उसे 1 किलो चावल ज्यादा दे दिया था और मंगरू ने उस दुकानदार को यह बोला कि भैया, आपने मुझे चावल ज्यादा दे दिया है। मंगरू सच में ईमानदार है और ये सब देखकर मुझे नहीं लगता कि मंगरू ने चोरी की होगी। अगर ऐसा है तो मंगरू के साथ तो सरासर गलत हो रहा है। चलो, लखन, सच्चाई पूरी जानने के लिए हमें सेठ के घर जाना होगा। सरपंच को मंगरू पर अब विश्वास होने लगा था और सेठ के घर पूरी सच्चाई जानने के लिए लखन को साथ ले जाने लगते हैं। कुछ ही देर में सरपंच सेठ के घर पहुंच जाते हैं और दरवाजे से सुनते हैं तो सेठ की आवाज सुनाई देती है। अरे पार्वती, देखा तुमने मेरा दिमाग? मेरे लकड़ी के धंधे में कुछ महीनों से घाटा चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्या करूं कि नुकसान का भरपाई हो। तभी मैंने मौका देखकर मंगरू को अपने जाल का शिकार बनाया और उसे ऐसा फंसाया कि सरपंच भी मेरा ही साथ दिया और उसका घर जब्त कर लिया। अब देखना पार्वती, उस घर को बेचकर अपने धंधे का भरपाई करूंगा और बचे पैसे से एक नया बिजनेस करूंगा। अरे वाह सेठ, वाह! तुमने तो सचमुच सोचे समझे प्लान बनाए थे। लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं कि भगवान देर से जरूर देता है, लेकिन छप्पर फाड़ कर देता है। प्लान तो तुमने अच्छे बनाए थे, लेकिन क्या करे, मुझे फेल करना पड़ा। तुमने गुनाह नहीं अपराध किते हो, एक गरीब को उसके घर से बेदखल किए हो, और वो भी भरी बरसात में। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। चलो मंगरू के पास। तीनों लोग वही मंगरू को ढूंढने चले जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद आखिर मंगरू एक जंगल में उसी पैर के नीचे मिलता है जहां वो रात गुजारा था। अरे मंगरू, अब तुम्हें इस जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सेठ ने तुम्हें धोखा दिया है। ये तुम्हें अपने धंधों का जाल का शिकार बनाया था। इसकी सब सच्चाई मुझे पता चल गया है। मंगरू, तुम कितना गिड़गिड़ाते रहे, कहते रहे कि सरपंच साहब, मैं निर्दोष हूं, लेकिन मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी।
मुझे माफ कर दो मंगरू, लेकिन गलती मैंने की है तो सुधारूंगा भी। मैं सुनो सेठ, तुम इस गलती के लिए मैं तुम्हें ये सजा देता हूं कि मंगरू को उसका घर लौटाना है। और अब मंगरू तुम्हें पैसे नहीं बल्कि तुम उसे 20,000 रुपए दोगे और साथ ही 4 कट्ठा जमीन भी। यही तुम्हारी सजा है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि पंचायत के खिलाफ कोई नहीं जाता। तो इस तरह मंगरू अपनी ईमानदारी के कारण इस जंग को जीत लिया और पंचायत के अनुसार उसे 20,000 रुपए और 4 कट्ठा जमीन मिल गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सिख मिली कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान दुख जरूर देते हैं, लेकिन भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो ईमानदारी से अपना कर्तव्य करते हैं। मंगरू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। धन्यवाद।